हाँ जी, देखो दक्षिणी शैली पढ़ रहे थे सर, कल जो नोट्स भेजे थे वो कौन से चैप्टर के हैं, कौन से चैप्टर के हैं? मतलब आ गए, सब आ गए। दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली में अपन पढ़ रहे थे। देखो एक बार 5 मिनट में अपन रिवीजन करते हैं, कल जो पढ़ा था, फिर उससे आगे स्टार्ट करते हैं आज। तो अपन ने पढ़ा था दक्षिणी शैली में कि दक्षिणी शैली के लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी की बात थी वो। तो 14वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था। 14वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ, एक था विजयनगर, एक था बहमनी सल्तनत। विजयनगर की स्थापना 1636 में हुई, सॉरी 1336 में हुई थी, और बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में हुई थी। अपन विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर व बुका नामक दो भाइयों ने की थी, ठीक है। और इसका विस्तार कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके जो श्रेष्ठ राजा थे वो राजा कृष्णपाल थे और कृष्णदेव। और आज इसके जो प्रमाणित साक्ष्य हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से चित्र बने हुए हैं वो कहाँ से संबंधित है, कैसे बने हुए हैं और कैसे वो चित्र उजागर हुए, तो वो है लेपाक्षी वीरभद्र, एक मंदिर है वहां पे, कहाँ पे, विजयनगर में लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर है। उस मंदिर की दीवार पे भित्ति चित्र बने हुए हैं। उन भित्ति चित्रों पर शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत, संगीतज्ञ आदि के चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि वास्तव में उस समय दक्षिणी शैली में बहुत अच्छी चित्रकारी होती थी। और ये सब भित्ति चित्रण के उदाहरण है, भित्ति चित्रों का उदाहरण है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में अपना था कि बहमनी सल्तनत। देखो बहमनी सल्तनत में अपन ने पढ़ा था सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ही बहमनी सल्तनत नाम पड़ा था इसका। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ही बहमनी सल्तनत नाम इसका पड़ा था। इसके बाद में इस समय फिरोज शाह बहमनी, एक फिरोज शाह बहमनी था, वो कला के साथ साथ, चित्रकला के साथ साथ वह गणित और विज्ञान में भी पारंगत था। गणित और विज्ञान में भी पारंगत था कौन? फिरोज शाह बहमनी। इस राज्य में ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। ईरानी प्रभाव से ज्यादा चित्रकला बनती थी, ज्यादा चित्र बनते थे। और यहाँ पनपी कला को इतिहास में दक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। देखो दक्षिणी शैली का उजागर कहां से हुआ? दक्षिणी शैली का उजागर 47 में बने बहमनी सल्तनत से हुआ था, बहमनी सल्तनत से। अब देखो 1347 में हो, जबकि 1336 में तो विजयनगर बन गया था। इसका रीजन ये था कि उसकी खोज करने में पहले खोज किसकी हुई? 1347 में बहमनी सल्तनत की। और बहमनी सल्तनत की खोज हुई तो इसके अंदर जो मुख्य रूप से ईरानी चित्र बने हुए थे और ईरानी चित्रकारों की बदौलत यहाँ पर बहुत अच्छे चित्र बने, जिसकी वजह से इसे दक्षिणी शैली कहा गया। और फिर उसके बाद में बाकी के चित्रों की खोज की गई। बाकी धीरे धीरे यहाँ पर चित्रों की खोज होती रही। तो बहमनी सल्तनत में जो चित्र बनाए गए, ईरानी प्रभाव युक्त चित्र बने, इन चित्रों के माध्यम से ही दक्षिणी शैली का नामकरण हुआ और इतिहास में आज इसको दक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में अहमद शाह वली ने बीदर के दुर्ग महल, देखो एक अपन ने पढ़ा था बीदर और बिरार, बीदर और बिरार ये दो राज्य थे यहाँ के। तो जो बीदर था, बीदर राज्य, इसके अंदर एक दुर्ग था और उस दुर्ग का नाम था रंग महल। इस रंग महल में जो अपन ने कौन शासक पढ़ा? अहमद शाह वली। ये अहमद शाह जो वली था, अहमद शाह वली, इसने इसमें बेल बूटों का कार्य करवाया था, बेल बूटे वाला चित्रांकन करवाया था, बेल बूटों वाला चित्रांकन करवाया था रंग महल में। किसने? अहमद शाह वली ने। कहां पर? बीदर में। बीदर का जो महल था, उस दुर्ग था, उसके अंदर इसने काम करवाया था। यहां तक अपन ने पढ़ा था, यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी नहीं। इसके बाद में आती है बात कि 15वीं शताब्दी के लगभग क्या हुआ? यहाँ पर
15वीं शताब्दी के लगभग यहाँ पर जो बहमनी सल्तनत थी, बहमनी सल्तनत, इसके सत्ता लोलुपतावश, सत्ता के लालच में आकर इसके 5 राज्यों में विभक्त होने की खबर थी। 5 राज्य विभक्त हो गए थे बहमनी सल्तनत के, और वो 5 राज्य अपन ने पढ़े थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। ये 5 राज्य थे। इन 5 राज्यों को अलग अलग में विभाजित कर दिया गया। लेकिन जो 1336 में स्थापित था, कौन सा, विजयनगर, उसके शक्तिशाली होने के कारण उसको हरा नहीं पा रहे थे और वो इन पे हावी हो रहा था। तो ये क्या करे, वापस एक जगह होकर और विजयनगर साम्राज्य को हराकर और विजयनगर क्षेत्र को भी अपने अधीन करके और वापस अलग अलग हो गए थे। और ऐसे अलग अलग होकर और फिर अहमदनगर, बिरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, ऐसे 5 राज्य वापस विभक्त हो गए। धीरे धीरे शक्तिशाली होने के कारण अहमदनगर ने किसको, बिरार को, अहमदनगर ने बिरार को और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया था। और इस प्रकार अपने पास शेष 3 राज्य ही बचे थे। ये 3 राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? यहां तक अपन ने कल भी पढ़ लिया था लगभग। कह रहे हो कि यहां तक हमें नो प्रॉब्लम सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां तक 5 या 6 लगातार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं एक बार बोल के सुनाता हूं क्वेश्चन। दक्षिणी शैली किसे कहते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर किस राज्य में स्थित था? शिव के विविध अवतार चित्र कहां पर प्राप्त हुए? बहमनी सल्तनत किस राजा के नाम पर नामकरण हुआ? बहमनी सल्तनत का किस राजा के नामकरण हुआ? ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जैसे रंग महल में बेल बूटों का कार्य किसने करवाया? सही है। सत्ता लोलुपता वश बहमनी सल्तनत आपस में लड़कर कितने राज्यों में विभक्त हो गई? नाम लिखिए। बीदर को किसने अपने अधीन कर लिया? ठीक है, बीदर को किसने अपने अधीन कर लिया? या अहमदनगर ने कौन से राज्य को अपने अधीन कर लिया था? तो वो हो गया बिरार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे आपके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं है यहां तक। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें दक्षिणी शैली में अगला टॉपिक है अपना, जिसका नाम है अहमदनगर। अहमदनगर देखो, अपन ने कल भी पढ़ी थी इसके बारे में बात, अहमदनगर के बारे में, कि अहमदनगर कैसे प्रकाश में आया। इसकी डिटेल अपन ने कल पढ़ी थी। देखो एक बार, विजयनगर साम्राज्य को हराने के बाद जब 3 राज्य शेष बचे थे, तो इन 3 राज्यों में सबसे पहला राज्य था अहमदनगर। इसका राजा हुआ करता था सुल्तान हुसैन निजाम शाही। देखो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे अपन। सुल्तान हुसैन निजाम शाही, ये इसका राजा था। ये विजयनगर को हराने में, अर्थात बहमनी सल्तनत का जो प्रमुख राजा था वो यही था। देखना एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। बहमनी सल्तनत थी, विजयनगर साम्राज्य थे, 2 राज्य थे, एक था विजयनगर, एक था बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत का उस समय जो प्रमुख राजा था वो था सुल्तान हुसैन निजाम शाही। लेकिन सत्ता के लालच में लड़कर 5 अलग राज्य हो गए थे, तो ये चला गया था अहमदनगर में। और देखो शक्तिशाली होने के कारण ही जब ये एक जगह हुए वापस और विजयनगर को हराने के लिए पहुंचे, तो सुल्तान हुसैन निजाम शाही ने ही अहम भूमिका निभाई थी विजयनगर को हराने में। जैसे ही ये वापस उसको हराकर उसकी सारी जो वो था राज्य, उस राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाकर, अपने क्षेत्र में लेकर, अपने हिस्से में लेकर और वापस अलग हुए, तो इसने तुरंत ही अगले लगभग 2-4 महीने में ही किसको, बिरार को हराकर अपने अधीन कर लिया था। इसका मतलब ये बहुत शक्तिशाली राजा था। तो सुल्तान हुसैन निजाम शाही अहमदनगर का प्रमुख राजा था। इसके बाद में
इसकी मृत्यु के पश्चात इसका जो पुत्र था जिसका नाम था मुर्तजा, मुर्तजा, इसने क्या किया, अहमदनगर की शासन या शासक के रूप में शपथ ली। सुल्तान हुसैन निजाम शाही था, ये मर गया। इसके मरने के तुरंत बाद में कौन बन गया, मुर्तजा। लेकिन मुर्तजा उस समय बालक होने की स्थिति में, क्योंकि बालक था, ये बच्चा था, तो ये शासन संभाल नहीं सकता था, इसलिए शासन कौन संभालती थी, इसकी माँ। इसकी माँ पूरा शासन, पूरे राज्य का कार्यभार इसकी माँ ही संभालती थी, और नामकरण चल रहा था मुर्तजा का। ठीक है। लेकिन आगे धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने जैसे ये बड़ा हुआ थोड़ा, तो इसने क्या किया कि अपने पास में ही, अपने जो अहमदनगर था उसके पास में ही एक राज्य था जिसका नाम था मालवा। ठीक है। और इस मालवा का जो राजा था, उसने अपने पिता के विवाह दृश्य को चित्रित कराने का एक ग्रंथ चित्रित करवाया जिसका नाम था नियमितनामा। नियमितनामा, नियमितनामा, ये ग्रंथ बनाया था मालवा राज्य के, ये राज्य था। ठीक है। तो इस राज्य के जो राजा था उसने अपने पिता के विवाह दृश्य को चित्रित करवाया, कहां, उस ग्रंथ में, और उस ग्रंथ का नाम रखा नियमितनामा। ठीक है। तो मुर्तजा उस समय धीरे धीरे प्रोग्रेस करी, उसने धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। तो जैसे ही उसने बड़ा हुआ तो उसने नियमितनामा ग्रंथ को एक बार पढ़ा, और नियमितनामा जैसे ग्रंथ को पढ़ा इसने क्या किया कि उसने अपने इस ग्रंथ को देखकर अपने पिता के विवाह दृश्यों को चित्रित करवाया अपने क्षेत्र में, और अपने एक ग्रंथ के अंदर चित्रित करवाया जिसका ग्रंथ का नाम लिखा तारिक ए हुसैन शाही। तारिक ए हुसैन शाही, तारिक ए हुसैन शाही। मुर्तजा ने अपने पिता, देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपन टॉपिक टू टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आने लायक है वही इसमें बोर्ड पे पढ़ रहे हैं अपन, बाकी तो अपन नोट्स में देखेंगे। फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। जो अपने इस अहमदनगर में से मोस्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे तो ये अहमदनगर एक पेज का है, तो अपन एक पेज थोड़ी पढ़ेंगे इसके लिए, अपन सिर्फ टॉपिक वाइज कि ये क्वेश्चन आ सकता है अपने लिए, बस वही क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन इसमें। तो अहमदनगर की बात कर रहे हैं, तो अब देखना एक बार, अहमदनगर सुल्तान हुसैन निजाम शाही इसका प्रमुख राजा था, और जैसे ही सुल्तान हुसैन निजाम शाही की मृत्यु हुई, तो उस समय उसका बालक मुर्तजा, उसका पुत्र मुर्तजा उस राज्य का, कौन से राज्य का, अहमदनगर का राजा बना। और जैसे ही ये राजा बना तो ये बालक था, इसलिए इसका सारा, इस राज्य का सारा कार्य कौन करती थी, इसकी माँ करती थी। ठीक है। और ये जैसे बड़ा हुआ तो इसने अपने पिता के विवाह दृश्यों को चित्रित करवाया तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ में। और ये ग्रंथ की प्रेरणा कहां से ली इसने, इसके समीप एक मालवा राज्य था, उस मालवा राज्य के अंदर उसका जो राजा था उसने अपने पिता के विवाह दृश्य को चित्रित करवाया था नियमितनामा ग्रंथ के अंदर। तो उसने इस नियमितनामा ग्रंथ को देखकर, और उसने भी एक ग्रंथ बनवाया तारिक ए हुसैन शाही, जिसमें अपने पिता के विवाह दृश्य को चित्रित करवाया था। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तारिक ए हुसैन शाही। अब देखो तारिक ए हुसैन शाही में से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ में कौन से दृश्य चित्रित हैं। तो इसमें दृश्य कौन से आएंगे, सुल्तान हुसैन निजाम शाही के विवाह के दृश्य। इसमें पूर्णतः भारतीय शैली काम में ली गई है, जबकि ये शैली जो पूरी बहमनी सल्तनत थी, ये पूरी ईरानी शैली से प्रेरणा ली थी और ईरानी शैली में ही विभक्त थी। लेकिन इसने क्या किया, तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ में पूर्णतः, लगभग पूर्णतः भारतीय शैली में चित्र बनाए, भारतीय वेशभूषा, भारतीय शैली, भारतीय वेशभूषा तो आई गई। ठीक है। और भारतीय रंग ढंग, रंग का मतलब जैसे भारत में और वहां में रंगों में फेर है, वहां रंग क्या करते हैं, वो सुनहरे रंगों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और यहाँ क्या है, यहाँ धुंधले रंगों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे बाहरी देश, जैसे ईरानी क्षेत्र था, और ईरानी क्षेत्र में क्या सुनहरे और चटकीले रंगों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, जबकि भारत में सुनहरे तो हल्के फुल्के रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन इसके साथ धुंधले रंगों का अधिक प्रयोग होता था। तो मतलब पूर्णतः भारतीय शैली में ये ग्रंथ बनाया गया, पूर्णतः भारतीय शैली में। ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या हुआ कि इसका मुर्तजा का भाई था जिसका नाम था बुरहान, नाम था बुरहान। इस बुरहान ने क्या किया, उस समय अकबर की सहायता ली। अकबर की सहायता से इसने क्या किया, अपने भाई मुर्तजा को हराकर, मारकर, हराकर
और यहाँ आकर अहमदनगर का राजा बन गया, और वहीं से यहाँ पर चित्रकला का थोड़ा सा विलोप हो गया, चित्र कम बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसमें ये जो मुख्य बात थी ये अपन ने पढ़ी है, समझ गए। इसके बाद में देखो, इसके बाद में इसकी विशेषताएं बात करते हैं, विशेषताओं पर, इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे अपन। विशेषता देखो, इसमें पूर्णतः भारतीय शैली में काम हुआ, भारतीय शैली, इसमें पूर्णतः भारतीय शैली में कार्य किया गया अहमदनगर में मुर्तजा के समय में। ये याद रखेंगे आप लोग कि मुर्तजा के समय में ही पूर्णतः भारतीय शैली का विकास हुआ था, इससे पहले भारतीय शैली का विकास नहीं हुआ था। दूसरी बात, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि प्राकृतिक दृश्य अधिक बने, प्राकृतिक दृश्य अधिक बनना शुरू हो गए थे, प्रकृति से संबंधित चित्र अधिक बनना शुरू हो गए थे। इसके साथ ही इसमें क्या हुआ, इसमें भारतीय वेशभूषा का काम हो गया, भारतीय वेशभूषा काम में लेने लग गए थे इस समय। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, भारतीय वेशभूषा। और ऊंचे गोलाकार, जैसे चित्र बनाया अपन ने, ये चित्र बन गया, और यहां तक अपन ने चित्र बनाया ऊंचे गोलाकार, और यहां फिर पेड़ पौधे बनाए उन्होंने, मतलब ऊंचे गोलाकार प्रकृति का इस्तेमाल ज्यादा किया, गोलाकार प्रकृति का ज्यादा इस्तेमाल किया इन्होंने। और जो ये ऊंचे गोलाकार प्रकृति है, ये भारतीय शैली की पहचान है, ये पौराणिक भारतीय और लघु शैली की बहुत अच्छी पहचान है। ठीक है, और यहां देखो सबसे मोस्ट बात थी कि चित्रावली में राग हिंडोल, राग हिंडोल का चित्र बनाया गया है। अभी राग हिंडोल क्या होता है, राग हिंडोल होता है जैसे झूला झूलते हुए राधा कृष्ण और राग के रूप में गाते हुए, मतलब ऐसा लग रहा है उस चित्र में जैसे झूला झूल रहे हैं कौन, राधा और कृष्ण, और सखियां वगैरह उसको झूला झूला रही है, और एक गायन शैली में एक गीत गाकर, तो राग हिंडोन का चित्र है, ऐसा कुछ चित्र है जिसका नाम है राग हिंडोन। ये आपको पूछा जाता है राग हिंडोल चित्र कहाँ चित्रित है, अहमदनगर में, ये आप लोग याद रखेंगे। ज्यादातर इसके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, राग हिंडोल का चित्र कहाँ चित्रित है, अहमदनगर में। कहाँ चित्रित, किस राजा के समय चित्रित किया गया, मुर्तजा के समय। बस ये आप लोगों को याद रखना है, बाकी इस अहमदनगर में कोई और बात नहीं है। एक बार आप देख लो इसको, अगर इसमें कोई समस्या है तो आप तुरंत मुझे पूछ सकते हैं, तुरंत। फिर कह रहा हूं इसमें से जो भी समझ में नहीं आया है दोबारा पूछ लेना। इससे संबंधित, हालांकि ये और मैं बता दूं आपको कि अहमदनगर के अंदर जो अपन ने बोर्ड पे लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो अपन ने बोर्ड पे लिख दिया उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा सिर्फ अहमदनगर में से। बस ये जैसे अपन ने सुनहरे रंग नहीं लिखे इसमें, तो वो कुछ मैंने बोल के बताए हैं, जैसे तो वो क्या है, जैसे तारिक ए हुसैन शाही में कौन से चित्रों का चित्रांकन अधिक हुआ, विवाह दृश्य का, किस रंग में हुआ, सुनहरे, हल्के सुनहरे तथा धुंधले रंगों का, क्योंकि भारतीयता की समावेश हो गया था इसमें, तो हल्के सुनहरे तथा धुंधले रंगों का इसमें प्रयोग हुआ था। प्रकृति का मनोरम चित्रांकन हुआ है। देखो अपन नोट्स क्यों पढ़ेंगे, अगर अपन यही पढ़ लें सारा तो नोट्स क्यों पढ़ेंगे, नोट्स में कारण है। नोट्स का क्या कारण है, जैसे सुल्तान हुसैन निजाम शाही अपन ने तुरंत पढ़ लिया, अहमदनगर का राजा था, तो ये कब बना, कैसे बना, क्या इसकी डिटेल थी, वो नोट्स में आएगी। मुर्तजा की ऐसे ही, जैसे विशेषता अपन ने छोटे छोटे विशेषता लिखी है, भारतीय शैली, ऐसे कोई विशेषता थोड़ी होगी, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई आएगी कि भारतीय शैली, भारतीयता की चित्रता का पूरा प्रभाव रहा, मुगलीय प्रभाव के कारण यहाँ चमकदार रंग भी बने, सुनहरे आसमान बनी। ठीक है, यहाँ पर सुनहरे आसमान में बादल भी बनाए गए, अनुकृत प्रकृति का अंकन किया गया, प्रकृति को गोल छाया के रूप में चित्रित किया गया, पृष्ठभूमि में चित्रित किया गया। ये सब अपन नोट्स में पढ़ेंगे, इसलिए अपन नोट्स पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर भी किसी को कोई समस्या आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे अपना बीजापुर। बीजापुर देखो, जैसे अहमदनगर राज्य था वैसे ही बीजापुर राज्य है, और जैसे अहमदनगर में चित्रांकन हुआ वैसे बीजापुर में हुआ। लेकिन अहमदनगर में क्या हुआ कि मुर्तजा और जो उसका शासक था हुसैन निजाम शाही, वो जल्दी
खत्म हो गए, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई, इसलिए वो कला का थोड़ा थोड़ा अंत होता गया तुरंत ही। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो यहाँ के शासक थे, बीजापुर के जो शासक थे, वो खुद ही चित्रकला में पारंगत इतने थे कि वो अपने राज्य में चित्रकला का विस्तार करते थे। वो दोनों जो राजा और रानी दोनों थे, वो दोनों ही चित्रकला में पारंगत थे। इसलिए यहाँ पर बीजापुर में कुछ ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ था। पढ़ते हैं अपन बीजापुर। बीजापुर देखो, बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत, समझ में आ जाएगा। जैसे और आया है समझ में, ये भी आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह है। इस्माइल आदिल शाह है, ठीक है। यहाँ के सुल्तान थे इस्माइल आदिल शाह है। और यहाँ की जो रानी थी, इन इस्माइल आदिल शाह प्रथम की जो रानी थी, कौन, इतिहास प्रसिद्ध कौन थी, विदुषी चांद सुल्ताना। चांद सुल्ताना। देखो, बीजापुर राज्य था, बीजापुर का प्रमुख राजा था आदिल शाह है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था कि आदिल शाह जो राजा था, इस बीजापुर में जितने भी राजा आए वो कौन सा है, आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। मतलब आदिल शाह जो राजा थे वही आए। जो ईरानी क्षेत्र के जो राजा थे, ईरानी क्षेत्र के प्रभाव से युक्त जो राजा थे, वही राजा यहाँ पर राजकार्य करने लगे। कहां पर, बीजापुर। ये बात हो, आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। मतलब जो आदिल शाह जो राजा हुआ करते थे, उन्हीं की सल्तनत थी, उन्हीं का राज्य था ये, और किसी का राज्य नहीं हुआ। और यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था उसका नाम था इस्माइल आदिल शाह, जो एक स्वयं चित्रकार था। ये स्वयं एक चित्रकार था बहुत बड़ा, ये स्वयं चित्रकार था। और इन्हीं की पत्नी थी चांद सुल्ताना, जो भी एक स्वयं चित्रकार थी। ये दोनों चित्रकार थे और ये दोनों अपने राज्य में चित्रकला का विकास करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि ये स्वयं चित्रकार थे। इसलिए यहाँ का राजा था इस्माइल आदिल शाह और इसकी पत्नी थी चांद सुल्ताना, जो दोनों एक स्वयं चित्रकार थे। और दोनों चित्रकार होने के कारण ही यहाँ पर चित्रकला का प्रचार प्रसार अत्यधिक हुआ। देखो आगे, यहाँ पर खगोल विद्या, खगोल विद्या क्या होती है, कोई बताएगा खगोल विद्या क्या होती है। खगोल विद्या, खगोल विद्या पर आधारित, खगोल विद्या पर आधारित सचित्र ग्रंथ नुजुम अल उलूम आधारित, नुजुम अल उलूम। खगोल विद्या क्या होती है, शाबाश। देखो, खगोल विद्या होती है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं अपन, उससे संबंधित और राज्य के निर्माण में कार्यरत गणित, मतलब साइंस से संबंधित, ठीक है, विज्ञान से संबंधित, विज्ञान से संबंधित खगोल विद्या पर आधारित एक ग्रंथ बना था यहाँ पर। कहाँ पर, बीजापुर में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ का नाम लिखिए, नुजुम अल उलूम। क्या नाम था, नुजुम, नुजुम अल उलूम। ये ग्रंथ था जो खगोल विद्या पर आधारित था और इस ग्रंथ का निर्माण बीजापुर में हुआ था। ये आप लोग अच्छे से याद रखें। कई बार कई किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि नुजुम अल उलूम ग्रंथ गोलकुंडा शैली में बना है। सरासर गलत है। जो अपन पढ़ रहे हैं, जो अपनी बुक में है, वो सत्य है। क्या है कि खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ नुजुम अल उलूम बीजापुर में स्थित है, बीजापुर में चित्रित किया गया था। और ये सबसे बड़ी बात देखो, ये चित्रित ग्रंथ है,
इसमें लिखावट बहुत कम है, इसमें सारे चित्रों का निर्माण किया गया है, सभी चित्रों के निर्माण किए गए हैं इसमें, और चित्रों के निर्माणकरण में सारे एक एक पेज पर, और उसी के बेस पर समझा जाता है, इसको चित्र बना बनाकर समझाया गया है, लिखकर नहीं, चित्र बना बनाकर इसमें समझाया गया है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। बीजापुर के अधीक्षण के सुल्तानों झुकाव चित्रकला के प्रति रहा, अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने चित्र बनवाए। किसने? राजाओं ने अपनी रुचि के अनुसार चित्र बनवाए, वो जो चाहते थे वही चित्रों का निर्माण करवाया। ऐसा नहीं कि फालतू चित्र, जैसे अकबर शैली, मुगल शैली की बात करें अपन, तो मुगल शैली में सैकड़ों ऐसे चित्र हैं जो किसी काम के नहीं थे। जैसे राजाओं ने क्या है, दरबार में बैठे और जितने भी दरबारी राजा आते, जितने भी दरबार में सैनिक थे, जितने भी दरबार में सेनापति थे, सबने चित्र बनवा लिए। मेरा भी बना दे भाई, मेरा भी बना दे, वो सब बैठ के चित्र बनाने लगे। तो वो ऐसा नहीं था, इसमें रुचि के अनुसार चित्रकारी हुआ, जो राजा चाहता था वही चित्र बने। कौन सी शैली में? बीजापुर शैली में। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ की कला पर जहांगीर कालीन मुगल कला का व्यापक प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर क्या था, जो बीजापुर की चित्र शैली थी और बीजापुर की जो कला थी, इस पर जहांगीर की कला का प्रभाव था, जहांगीर की कला का पूर्ण प्रभाव था इस पर। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख चित्र थे वो थे सघन वन में स्त्री, सघन वन में स्त्री, सघन वन में स्त्री, यहाँ का जो प्रमुख चित्र था वो था। इसके अलावा हाथियों की लड़ाई, देखो स्त्री मात्रा थोड़ी है ये, सघन वन में स्त्री, और फिर था हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई ये भी एक प्रमुख चित्र था यहाँ पर, हाथियों की लड़ाई का। एक चांद बीबी पोलो खेलते हुए, बीबी पोलो खेलते हुए, चांद बीबी पोलो खेलती हुई, ये तीन चित्र यहाँ के सुप्रसिद्ध चित्र थे, जिनको देखकर बीजापुर चित्र शैली का विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। जैसे अपन ने अहमदनगर में पढ़ा था, अहमदनगर में क्या पढ़ा अपन ने कि ये जो चित्र शैली है इसमें मुगल शैली का प्रभाव रहा, और यहाँ पर प्रामाणिक साक्ष्य कौन से मिले कि लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर पे जो चित्र बने हुए थे वो। ऐसे ही बीजापुर शैली में जो साक्ष्य है, प्रमाण है, वो कहाँ से मिले अपने को? वो मिले कि वहां पर जो ग्रंथ था उस ग्रंथ में चित्र बनाए हुए मिले। वो चित्र थे सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, और सबसे सुपर डुपर जो प्रसिद्ध चित्र था वो था चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ये चांद तो ये कौन थी? इस्माइल आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, और ये क्या पोलो खेल रही थी उस समय, और पोलो खेलती हुई का चित्रांकन किया गया। पोलो खेल होता है, जानते होंगे आप सब लोग, इंटेलिजेंट है। चांद भी पोलो खेलते हुए, ठीक है। तो ये चित्र यहाँ का बीजापुर का सुप्रसिद्ध चित्र है, जिसका जिक्र लगभग किया जाता है, और बीजापुर का लगभग सबसे सुप्रसिद्ध चित्र यही है, चांद भी पोलो खेलते हुए। और बीजापुर में दो ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, एक तो खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ का नाम और एक चांद भी पोलो खेलते हुए। इन दो का नामकरण सबसे ज्यादा होता है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि चांद भी पोलो खेलते हुए चित्र कहाँ है और खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, ये आप लोग अच्छे से याद रखें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो चित्र हैं उनमें चेहरे चमकदार बनाए गए हैं, चेहरे चमकदार बनाए गए हैं, मतलब चेहरों में रंग जो भरा गया है वो चमकीले रंग किए गए हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं कि धुंधले रंग, चेहरे में चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि क्या होती है? पृष्ठभूमि सरल। पृष्ठभूमि क्या होती है? पृष्ठभूमि होती है चित्र का आगे का भाग। जैसे चित्र बनाया अपन ने, और चित्र का जो आगे का भाग, जैसे अपन ने सीट बनाई थी, यहाँ ये सीट है, तो यहां तक अपन ने चित्र बना लिया। पृष्ठभूमि आगे का भाग, इसमें आगे के भाग में अपन ने जो पृष्ठभूमि की है बिल्कुल साधारण की है, मिट्टी जैसा कलर कर दिया, ब्राउन कलर या जैसे मिट्टी कलर होता है वो कलर कर दिया, और उसके बाद में बस इसमें पेड़ पौधे, एक आधा पेड़ पौधा कोई था तो वो उगाया, बाकी चित्र बनाया, और आगे पृष्ठभूमि बहुत सरल बनाई गई। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेल बूटे वाला कार्य किया गया है। ये इसका
विशेषता है। इसके अलावा इसमें क्या था, चित्रभूमि को हरी भरी, हरी भरी मतलब घास उगाई गई उसमें। कैसे, जैसे अपन ने बोला ब्राउन कलर कर दिया, मिट्टी जैसा कलर कर दिया, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हल्का 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 हरा कलर डाला गया है, जिससे ऐसे लग रहा है जैसे तो भाई घास उग रही है। ठीक है, तो वो भी इसमें चित्रांकन किया गया है। ये बीजापुर शैली अपनी कंप्लीट है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी, मतलब राज्य था। यहाँ का जो श्रेष्ठ राजा था इस्माइल आदिल शाह था, जो स्वयं एक चित्रकार था। यहाँ पर जो चांद सुल्ताना थी, जो आदिल शाह की पत्नी थी, वो स्वयं एक चित्रकार थी, और वो चित्रकार के साथ साथ खगोल विद्या में भी पारंगत थी। इसलिए इस समय खगोल विद्या पर आधारित एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम था नुजुम अल उलुम। ठीक है, इस समय ग्रंथ बना जिसका नाम था नुजुम अल उलुम। इसके अलावा यहाँ पर 3 चित्र भी प्राप्त हुए, जिसमें सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई व चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्रित किए गए हैं। जिसमें चांद बीबी को पोलो खेलते हुए चित्रित किया गया है। इसके अलावा यहाँ के चित्रों की विशेषताओं में चेहरे चमकदार बनाए गए हैं और पृष्ठभूमि को सरल व हरी भरी बनाया गया है। पृष्ठभूमि को सरल व हरी भरी बनाया गया है। ठीक है, और लगभग 16वीं शताब्दी में ये शैली, 16वीं शताब्दी में बीजापुर शैली लगभग नष्ट हो चुकी थी। मतलब उसके बाद में 16वीं शताब्दी के बाद में इसमें से कोई चित्र प्राप्त अपने को नहीं हुआ। यहां तक किसी को समस्या है? बोलो। बीजापुर में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बीजापुर में जो अपन ने लिखा है सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से भी लगभग 100%, एक तो ये क्वेश्चन और लगभग ये क्वेश्चन, ये लगभग 100% यही पूछे जाते हैं, यही बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन फिर भी अपन ने ये पढ़ा है, जैसे सघन वन में स्त्री भी एक बार पूछ लिया था, 2013-14 की बात है, कि सघन वन में स्त्री चित्र कौन सी शैली का निम्न चित्र है, तो वो बीजापुर शैली। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूं और आगे चलते हैं अपन। चलें? बोलो। यस सर। अच्छा सही, चलो चलते हैं आगे। अपन बात करेंगे अपन गोलकुंडा शैली। देखो, गोलकुंडा शैली जो है वह शैली सबसे धनवान शैली थी, क्योंकि यहाँ पर हीरे, मोती आदि की खानें प्राप्त हुई थी, और इसीलिए सबसे सुप्रसिद्ध शैली, सबसे धनवान शैली इसी को कहा जाता है। और धनवान शैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हीरे मोती की खानें थी। गोलकुंडा, गोलकुंडा शैली। ठीक है, देखो अपने पास में टाइम बचा है सिर्फ 1 मिनट, इसलिए इसको तो आगे कल ही पढ़ेंगे। लेकिन जो अब तक अपन ने पढ़ा है वो अच्छे से तो याद करेंगे उसको। ठीक है, और